दिल्ली का चुनाव खत्म हो गया, रिजल्ट भी आ गया और भाजपा को बम्पर वोट से विजय मिली। भाजपा को 48 सीट मिली और आम आदमी पार्टी को 22 सीटों से मतलब बोलना पड़ेगा कि उनको संतोष करना पड़ा। अब भाजपा लड़ाई तो जीत गई, लेकिन अब चारों तरफ ये सवाल ज़हन में आ रहा है कि आखिर सीएम होगा कौन? तरह तरह के जो आप जानते हैं कि मीडिया जो में चल रहा है नाम, और अक्सर मीडिया चलाती रहती है, चाहे वो टीआरपी हो, चाहे जिसकी वजह से चलाती हो। लेकिन आप ये मान के चलिए, ये वो बीजेपी नहीं है जो वाजपेयी जी की बीजेपी थी। हमेशा से अगर देखा जाए तो एक यूपी का सीएम जो योगी जी हुए थे, योगी आदित्यनाथ, और दूसरा जो देवेंद्र फडणवीस, उसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने आइडिया लगा लिया था कि कौन सीएम होगा। लेकिन उसके बाद जितने भी सीएम हुए अभी तक, चाहे वो हरियाणा का उठा लीजिए आप, पहले वाला अभी का भी, जब मनोहर लाल खट्टर बने थे तब की बात भी बोल रहा हूँ, पहली बार जब हुए थे, और जब अभी नवाब सिंह सैनी हुए तब। उसके अलावा आप राजस्थान का सीएम का उठा लीजिए, मध्य प्रदेश का उठा लीजिए, छत्तीसगढ़ का उठा लीजिए, कोई भी ऐसा सीएम का कैंडिडेट बीजेपी ने ऐसा नहीं दिया जिसको पहले से मीडिया वाले बताए हों और सही हुआ हो। लेकिन सवाल ये आकर उठ जाता है कि आखिर प्रवेश वर्मा का मेरे हिसाब से ऐसा क्यों लग रहा है कि दावेदारी ज़्यादा मजबूत है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि एक्शन बताता है कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उसकी पहली वजह है कि अभी तक अगर देखा जाए तो जो हरियाणा उठा लीजिए, राजस्थान उठा लीजिए, यहाँ पर जाट जो बहुल हैं, जो मतदाता हैं वो ज़्यादा हैं। लेकिन उसके बावजूद भी जाट लोग को बोल सकते हैं कि एक कहीं न कहीं एक मुख्यमंत्री हो, डिप्टी सीएम, कहीं न कहीं एक खलीस सी है कि जाट जो हैं उनको कोई बड़ा पद नहीं दिया गया। तो जाट को अगर देखिए कि यूपी का जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है और राजस्थान है और दिल्ली है, यहाँ पे एक जाट जो है बहुत ज़्यादा मतदाता है और काफ़ी हमेशा से बीजेपी का साथ देते रहे। जब किसान आंदोलन चल रहा था तब भी आप देखेंगे कि कितना भी राकेश टिकैत ने तरह तरह के मतलब बोल सकते हैं कि अपना एजेंडा चलाया, उसके बावजूद भी चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में और वहाँ पे बीजेपी को बहुत ज़्यादा वोट मिला। मेरे ख्याल से उस समय तो आप देखेंगे कि जो चौधरी अजीत सिंह के बेटे हैं जयंत सिंह, उन्होंने भी अखिलेश यादव के साथ मिल के चुनाव लड़ा, फिर भी बीजेपी को वहाँ पे अच्छा सीट मिला था। तो आखिर सवाल ये उठता है कि मतलब अगर जाट को अब नहीं तो कब? तो उसका वजह ये है कि मुझे लग रहा है कि इसकी वजह से, एक तो जब उनको लोकसभा में टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद से उनको विधानसभा मतलब बाद में लड़ाया गया, ऐसा नहीं जो चला रहे कि लोकसभा में टिकट नहीं दिया, पहले से प्लानिंग कर ली गई थी, ऐसे नहीं है। मुझे ऐसा लगा कि बीजेपी क्या ना कि अपने जो भी मुंह बंद करके काम करता है, जो कार्यकर्ता, अचानक से उनको देखा होगा कि उनको सरप्राइज करके उनको प्रमोशन देती है। और जो व्यक्ति काम नहीं करता या उनको लगता है कि ये व्यक्ति में ऐसा लगा कि उसको मतलब पद का लालच हो, तो उसको लोग फिर से डिमोशन करते हैं। आपने रविशंकर प्रसाद को देखा होगा, प्रकाश जावड़ेकर को देखा होगा, बहुत से ऐसे लोग होंगे आपको मिल जाएंगे जो पहले केंद्रीय मंत्री रहे और आज कुछ नहीं है। रविशंकर प्रसाद फिर दोबारा उनको चांस दिया जा रहा है, तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगली बार अगर अब 2029 में सरकार बनेगी तो उनको बड़ा पद दिया जाएगा। तो बीजेपी का अपना कल्चर आज के टाइम में, जो मोदी जी के टाइम में, अमित शाह के टाइम में, वो कल्चर है कि मतलब आप काम करो, या तो आपका व्यक्तित्व इतना बड़ा हो कि जैसे कि योगी आदित्यनाथ का व्यक्तित्व बड़ा है कि आप उनको हटा के और इतना बड़ा जोखिम उत्तर प्रदेश में नहीं उठा सकते। आपने लोकसभा के चुनाव में देखा कि योगी आदित्यनाथ को जिस तरह से, चाहे जो भी अब उस एक अलग विषय हो जाएगा, कई खबरें आती है कि अमित शाह उनको मतलब अमित शाह की वजह से उनको टिकट जब बंटवारा हो रहा था योगी आदित्यनाथ की बिल्कुल नहीं चली, और ये प्रमुख कारण था बीजेपी
का प्रदर्शन जो खराब रहा उत्तर प्रदेश में, उसका प्रमुख कारण था। लेकिन अभी देखिए उत्तर प्रदेश में जो भी चुनाव हुआ, चाहे आप उठा कर देख लीजिए, अभी जो बाई इलेक्शन हुआ, अभी मिल्कीपुर का भी चुनाव हुआ, उसमें भारी बहुमत मिला। इस कोई भी चुनाव में उत्तर प्रदेश में किसी भी सेंट्रल मतलब अमित शाह हो या किसी का भी उसमें दखलंदाजी नहीं था। मुझे लगता है कि उसमें केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी तरह से फ्री हैंड दिया है योगी आदित्यनाथ को। उसके बाद से जब ये बीच में चल रहा था कि केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली गए थे मिलने के लिए, उसके बाद से मुझे लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ फुल फ्लेजेज काम कर रहे हैं और उनके मतलब काम में दखल लेने के लिए कोई नहीं आ रहा है। और देखते होंगे आप, अभी तो उन्होंने पहली बार अमित शाह और जेपी नड्डा का नाम लिया कि जब ये कुंभ में ऐसा दुर्घटना हो गया था, नहीं तो इसके पहले योगी आदित्यनाथ के मुंह से केवल प्रधानमंत्री मोदी का नाम निकलता है कि प्रधानमंत्री मोदी के संरक्षण में या उनके गाइडेंस में हमने ये चीज़ें किया और ये सफल हुआ। तो जो एक ओहरा है आज के टाइम में, जो बोल सकते हैं योगी आदित्यनाथ का बहुत बड़ा ओहरा है, तो वैसे लीडर हो तो अलग बात है। लेकिन आज के टाइम में आप देखेंगे जो इस स्ट्रक्चर का लीडर जिसको लोग नरेंद्र मोदी के बाद से प्रधानमंत्री के रूप में अगर किसी को देखते हैं तो योगी आदित्यनाथ को आप सर्वे करा कर देख लीजिए, कोई भी देख लीजिए कि कोई भी ये मान के चलता है कि नरेंद्र मोदी के बाद अगर कोई प्रधानमंत्री का कैंडिडेट हो सकता है या वो मतलब बोल सकते हैं कि एक पब्लिक अपील जिसमें है तो वो योगी आदित्यनाथ में। तो इतना बड़ा स्ट्रेचर तो अभी कोई है नहीं कि उनको भाई मजबूरी हो बीजेपी की, चलो उनको मुख्यमंत्री बनाना ही पड़ेगा। लेकिन आज के टाइम में इसलिए कोई भी जो बीजेपी देखती है कि वो व्यक्ति जो पूरी तरह से एकदम संगठन में काम करता रहा हो, आंख मूंद के काम, जैसे मोहन यादव को देखिए। आज मोहन यादव को लोग जानते हैं, अभी देखिए उनका बुलडोजर चला, कम से कम 110 जो इलीगल मकान था उनको उन्होंने गिराया। आज ही का दिन की बात है मध्य प्रदेश में। तो आज लोग, पहले शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर थे, काफ़ी पढ़े लिखे हैं, लिटरेट आदमी हैं, लेकिन उसके पहले कोई नहीं जानता था मोहन यादव को। जब तक मोहन यादव शिक्षा मंत्री थे या उनके कैबिनेट मिनिस्टर में थे मध्य प्रदेश में, कोई नहीं जानता था। लेकिन एक हीरा होता है ना कि आप बीजेपी क्या कैसे काम करती है, कई बार उनका सफल हो जाता है, कई बार फेल हो जाता है। लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि मतलब मुझे लगता है ना कि वो लोग करते रहते हैं, इन्वेंशन करते रहते हैं, जोखिम उठाते हैं, अपने लोगों को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। कई जगह नहीं होता, जैसे कि बिहार में मुझे लग रहा है कि आज भी बिहार में कोई ऐसा नेता नहीं मिला कि जो मोदी जी के जो बोल सकते हैं कि जो काम है या जो उनका एकदम जो भी उनका हो रहा है उसको बाहर लेके निकले और उसको अपने कंधे पर लेके और बिहार में एक अपना नाम हो कि जैसे कि हर जगह स्टेट में कोई ना कोई लीडर रहा है। ठीक है, मोहन यादव के पहले अगर थे तो शिवराज सिंह चौहान का बड़ा नाम था, उस तरह का लीडर बिहार में नहीं है। वजह क्या है वो तो बीजेपी को सोचना चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है अब कि पहला चीज़ कि एक जाट जो है उसकी वजह से उनको प्रमुखता दी जाएगी। उसके अलावा सबसे दूसरी बात होगी जाइंट किलर। उन्होंने बोल सकते हैं कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को परास्त किया। अब जो भी लोग बोले कि यार कांग्रेस और बीजेपी थी, अगर आम आदमी पार्टी मिलती तो वो जीत नहीं पाते, आप फिर भी सोचिए कि अगर वो जीत भी जाते 100-150 वोट से जीतते। कल उनका जो वोट शेयर आ रहा था उसमें तो वो दोनों को मिला के भी 100-150 वोट से पीछे थे। बाद में जैसे भी वोट आया तो उसमें 100-150 वोट से जीतते दिखा रहे, अगर दोनों को मिल जाएगा। तो इस तरह से तो सारी पार्टियां इंडिया का मिल जाए तो आज भी अगर देखा जाए तो उनसे बीजेपी से ज़्यादा वोट शेयर हो जाएगा। तो ये कोई लॉजिक नहीं है। फिर तो कांग्रेस आज तो 70 साल राज्य की, तो आप जिस तरह से बोलते हैं कि बीजेपी को केवल 41% 38% वोट मिला, उससे सरकार चले, 60% उसके अगेंस्ट में है। तो ऐसा कब बताइए कांग्रेस की सरकार 70 साल रही है और उसने 70% का वोट पाया है? नहीं पाया। ये सब जो हार जाता है तो कोई ना कोई अपने बहाने ढूंढते रहता है। तो वैसे लोग हैं जो बहाने ढूंढते हैं। अब आते हैं कि पंजाबी भी वोटर जो हैं उन्होंने बहुत वोट दिया है। पंजाबी खुल के बीजेपी का हमेशा से साथ रहे, चाहे उनको मतलब चाहे बीजेपी 8 सीट जीती हो चाहे 3 सीट जीती हो, इसके दोनों इलेक्शन की बात कह रहा हूँ। हमेशा पंजाबी जो है, ज़्यादातर पंजाबी जो वोटर हैं वो बीजेपी के साथ रहे।
तो मुझे लग रहा है कि डिप्टी सीएम में एक पंजाबी को भी महत्व देना, मतलब मुझे लग रहा है देना चाहिए, या तो सिख के दे या किसी पंजाबी को दे। और हो सकता है कि एक और भी हो सकता है कि किसी वैश्य को भी दे सकते हैं, तीसरे जो डिप्टी सीएम दूसरा है, या तो किसी वैश्य को दे सकते हैं, वैश्य भी वोटर अच्छा है, और दूसरा या तो किसी पूर्वांचली को दे सकते हैं, क्योंकि पूर्वांचल में चुनाव होना है और बिहार में, तो किसी पे पूर्वांचली को भी ये डिप्टी सीएम बना सकते हैं दिल्ली में। तो मुझे लग रहा है कि दिल्ली में परवेश वर्मा जो हैं वो सीएम होंगे, और डिप्टी सीएम के रूप में एक पंजाबी हो सकता है, चाहे सिख कम्युनिटी से आया हो या पंजाबी से, और एक पूर्वांचली किसी को डिप्टी सीएम बना सकती है वैश्य को, मतलब वो रिप्लेस कर सकते। तो मेरा ये आकलन है कि इसमें, लेकिन परवेश वर्मा पे मैं एकदम, मुझे लग रहा है कि शुरू से उसका वजह कई है, और उसके बाद भी जब वो जीते चुनाव तो अमित शाह से सबसे मुलाकात हुई, और उनको जो बोल सकते हैं कि उनका मतलब जो उन्होंने ग्राउंड पे बहुत काम किया है, उन्होंने संगठन में काफ़ी काम किया है, ऐसा जो खबरें हैं, तो इस वजह से भी उनका काफ़ी नाम है, वो बहुत मतलब सोच समझ के बोल रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको फीडबैक मिल चुका है कि वो सीएम बनने वाले हैं दिल्ली के, क्योंकि कई बातों में कितना भी बचा कर बोलते हैं, लेकिन वो बातें कहीं ना कहीं आ जाती है कि उनको ये फीलिंग है, या उनको कहीं ना कहीं जो सेंट्रल लीडरशिप है, मोदी जी हो या अमित शाह हो या जेपी नड्डा, उनके तरफ से एक डायरेक्शन सा मिल गया है कि तुम ही सीएम होने वाले हो। उनकी बातों में एक झलक आपको दिखेगी। बाकी तो सिर्फ देखिए 2-4-5 दिन में पता चल जाएगा कौन सीएम होगा कौन नहीं होगा, वो तो चला जाएगा। लेकिन मेरा जो आकलन था वो मैंने बताया। अब सवाल दूसरा एक और है कि आतिशी ने अपना इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो कार्यकारी अभी सीएम रहेंगी, और जब तक कोई गठन नहीं हो जाता है असेंबली का और सीएम नहीं बन जाता तब तक। अब एक और सवाल होता है इसी के साथ कि आखिर अरविंद केजरीवाल का होगा क्या। चुनाव हार गए, सिसोदिया चुनाव हार गए, तो मतलब बड़े बड़े लीडर लोग चुनाव इनके हार गए, सोमनाथ भारती हार गए, सौरभ भारद्वाज चुनाव हार गए। तो इतने बड़े लीडरशिप के चुनाव हारने से जो घमंड होता है ना, अहंकार, कि वो हमेशा चलाते थे कि अरे यार मोदी जी को मुझे हराने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एक बार नहीं बोला उन्होंने, कितने वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो अहंकार किसी का भी नहीं चलता। मुझे आज भी याद है, देखिए हारने वाला हमेशा, वो एक अखिलेश यादव का चल रहा है कि जो अखिलेश यादव के समर्थक है वो चला रहे कि देखो एक रैली की है अखिलेश यादव और वहाँ चुनाव वो जीत गए। तो वहीं पे दूसरा सवाल ये भी उठता है तो मिल्कीपुर के हार गए, वहाँ भी तो रैली किया था, उनकी वाइफ ने भी रैली किया था और काफ़ी बड़ा भीड़ जुटा उसको दिखा रहे थे वो, तो फिर वहाँ क्यों चुनाव हार गए। फिर बोलेंगे वहाँ पे धांधली हुई, तो फिर यहाँ पे क्यों धांधली नहीं हुई। और एक जहाँ अखिलेश यादव रोड शो किए वहाँ पे धांधली नहीं हुई, अब बाकी सब जगह धांधली हो गई। ये हारने वाले भाई कितना एग्जाम्पल देंगे, ये जो लड़का फेल हो जाता है इसी तरह करता है। अखिलेश यादव 12 बजे उठते हैं, अभी थोड़ा सा लग रहा है प्रेशर पड़ रहा है तो पहले उठते होंगे, लेकिन इन लोगों ने कोई ग्राउंड पे वर्क नहीं किया। ये मौज मस्ती वाले आदमी हैं, हमेशा ऐसी में पड़े रहना, अच्छा लाइफ स्टाइल जीना। आप जाएंगे तो आप देखिए दिन भर टोपी पहन के ही सोते हैं, लेकिन अंबानी के घर पे गए तो बिना टोपी के गए। तो ये सब इन लोगों का नौटंकी चलता रहता है, ये चलता रहेगा। आज भी सोचने वाली बात है कि कौन ऐसे मतलब सी तरह के लोग हैं कि लोग इनके बातों पर विश्वास करते हैं। जो व्यक्ति बोलता है कि पीडीए की बात करता है और अपने महलों में रहता है, जो बोलेगा कास्ट इक्वेशन की बात करता है, अपने अपने घर के 5 आदमी को चुनाव लड़ाता है, ज़्यादातर लोग को वही पद देता है। ऐसे लोग बात, और जनता इनके जो मान लीजिए जो कास्ट को भी मानते हैं वो भी कैसे सुन लेते हैं। भाई तुम्हारे कास्ट के कितने आदमी को उन्होंने टिकट दिया, कितने लोगों को आगे बढ़ाया। तो ये सब इन लोगों का ऐसे ही चलता रहेगा, पैसे पे, या जैसे भी आजकल सोशल मीडिया पे खरीद लेते हैं पैसा, पेड सैलरी पे लोग काम करते हैं, इस तरह का। तो ये मेरा कहना था। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी वीडियो में। आज का इतना ही।